उनका काम है पार्टी करना, लड़कियों के साथ घूमना, शराब पीना, वो ये काम करते हुए दिखाई दे रहे हैं। श्री राहुल गांधी जी एक निजी शादी समारोह में भाग लेने गए। राहुल गांधी, प्रियंका वाड्रा ये सब पार्ट टाइम पॉलिटिक्स करते हैं। तो राहुल गांधी की एक तस्वीर को लेकर के हंगामा है। राहुल गांधी की तरफ से ये जब सामने आई तो राहुल गांधी की तरफ से कुछ नहीं कहा गया, लेकिन रणदीप सुरजेवाला संकट मोचक बन के सामने आए और कहा कि किसी की निजी जिंदगी में ताक झांक करना सही बात नहीं। वो कह रहे हैं कि वो शादी में गए थे और शादी में जाना क्या गुनाह है क्या? इसी पर कई प्रतिक्रियाएं भी सामने आ रही हैं, लेकिन ये बात तय है कि राहुल गांधी, नाइट क्लब और हंगामा, इन तीनों का रिश्ता अटूट सा है। राजनीतिक रूप से डूबती पार्टी को अधर में छोड़कर जब राहुल गांधी विदेश गए तब विवादों से उनका नाता जुड़ा है। इस बार जिस वक्त कांग्रेस शासित राजस्थान सांप्रदायिक हिंसा झेल रहा था, राहुल गांधी निजी यात्रा पर नेपाल में क्लबिंग कर रहे थे। वीडियो सामने आया। आरोप तो यहां तक लगाए जा रहे हैं कि जो महिला राहुल गांधी के साथ क्लब में नजर आ रही है, वो महिला नेपाल में तैनात चीनी राजदूत है। हालांकि ये सिर्फ आरोप हैं, लेकिन इसके अलावा राहुल गांधी की पार्टी को लेकर के राजनीतिक पार्टियों ने क्या क्या कहा, ये सिलसिलेवार तरीके से आपको बताएंगे। हालांकि एक बात भी पूरी तरीके से स्पष्ट है कि राहुल गांधी निजी जिंदगी में क्या कर रहे हैं, इस बात से किसी को एतराज नहीं होना चाहिए। लेकिन जिस तरीके से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 3 दिन के यूरोप दौरे को लेकर के सवाल उठा गए कांग्रेस की तरफ से, उन सवालों के ठीक बाद राहुल गांधी का यह वीडियो सामने आना अपने आप बीजेपी को कांग्रेस और राहुल गांधी पर हमलावर होने के लिए मौका देता है। अब वहां किसकी शादी में राहुल गांधी गए थे, यह सवाल भी आता है, तो उसका जवाब आपकी स्क्रीन पर है। वो हैं सुमनिमा दास, जो कि CNN में इंटरनेशनल संवाददाता के पद पर काम कर चुकी है। उनका पहला प्रोफाइल था, लेकिन विवाद कहां है? नेपाल ने जो एक विवादित नक्शा जारी किया था, उस नक्शे को इन्होंने ठीक बताया था और नेपाल के नक्शे में भारत के हिस्से को अपना हिस्सा बताया था सुमनिमा दास ने, और उन्हीं की शादी में राहुल गांधी गए थे। यह विवाद भी है, लेकिन राजनीतिक प्रतिक्रियाएं क्या क्या सामने हैं, ये दिखाते हैं आपको। 22 सेकंड का ये वीडियो देखिए। इस वीडियो को बीजेपी ने ट्वीट किया है। टाइम्स नाउ नवभारत वीडियो की पुष्टि नहीं करता है। बीजेपी का दावा है कि ये कांग्रेस सांसद राहुल गांधी का वीडियो है, जिसे नेपाल के एक पब में शूट किया गया है। राहुल गांधी इन दिनों अपनी एक निजी यात्रा के तहत नेपाल में ही है। बीजेपी नेता अमित मालवीय ने वीडियो ट्वीट कर राहुल गांधी पर तंज कसा। उन्होंने लिखा कि जब मुंबई पर हमला हुआ था तब भी राहुल एक नाइट क्लब में थे। जब उनकी पार्टी में घमासान छिड़ा है तब भी वो वही हैं। उनमें निरंतरता है। दिलचस्प बात यह है कि कांग्रेस द्वारा अपने अध्यक्ष पद को आउटसोर्स करने से इनकार करने के तुरंत बाद उनके प्रधानमंत्री पद की उम्मीदवारी की नौकरी शुरू हो गई है। बीजेपी ने जो वीडियो ट्वीट किया है उसमें राहुल गांधी साफ साफ नजर आ रहे हैं। लाउड म्यूजिक बज रहा है। राहुल गांधी अपने मोबाइल फोन पर व्यस्त हैं। राहुल गांधी बगल में खड़ी लड़की से कुछ बात करते हैं। संभवतः वो लड़की राहुल गांधी के साथ ही है और बीजेपी को तो बस मौका चाहिए था। देखिए, राहुल का काम ही वही है जो वो दिखाई दे रहा है वीडियो में करता हुआ। वो तो गलत, उसके खानदान ने, उसकी जो है मम्मी जी ने उनको गलत जो है ज़बरदस्ती, ऐसा लगता है कि राजनीति में जो है धकेल दिया है। उनको वो ना तो वो उनका काम है, ना उनको वो शोभा देता है। तो वो उनका काम है पार्टी करना, लड़कियों के साथ घूमना, शराब पीना, वो ये काम करते हुए दिखाई दे रहे हैं। तो मुझे तो वो देख के लगता है केवल एक ही बात अपना ध्यान में आई कि बैक टू वर्क, तो काम ही उनका वो है। बीजेपी कांग्रेस और राहुल गांधी पर तंज कस रही है और ऐसे में कांग्रेस का राहुल गांधी के बचाव में उतरना तो लाजमी है। कांग्रेस पूछती है कि निजी समारोह में शामिल होना अपराध है क्या? मैंने आज सुबह चेक किया, तब तक इस देश का कानून ये था कि आप अपने सगे संबंधियों, अपने दोस्तों, अपने रिश्तेदारों की शादी में स्वतंत्रता से जा सकते। श्री राहुल गांधी जी एक निजी शादी समारोह में मित्र देश नेपाल में भाग लेने गए। आज तक तो इस देश में
परिवार के साथ, दोस्तों के साथ उठना बैठना और शादी समारोह में भाग लेना कल से अपराध हो जाए। तो आप और आपकी एजेंसी जरूर ट्वीट करके बता दीजिएगा, ताकि फिर हम अपना स्टेटस उस प्रकार से बदलें। कांग्रेस के सवाल का जवाब केंद्रीय मंत्री किरण रिजिजू ने दिया। ट्वीट किया कि लगातार पार्टी, छुट्टियां, प्लेजर ट्रिप, प्राइवेट फॉरेन विजिट आदि अब देश के लिए कोई नई बात नहीं है, एक निजी नागरिक के रूप में कोई मुद्दा नहीं है। लेकिन जब एक सांसद, एक राष्ट्रीय राजनीतिक दल का स्थायी मालिक जो दूसरों को उपदेश देता रहता है, वो ऐसा करे तो बात बड़ी है। बात और आगे बढ़ी। कांग्रेस ने बात को राहुल गांधी से आगे बढ़ाकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तक पहुंचा दिया। राहुल गांधी जी मोदी जी की तरह बिन बुलाए पाकिस्तान जाकर नवाज शरीफ का केक काटने नहीं गए, और वहां से जब प्रधानमंत्री गए थे तो पठानकोट में क्या हुआ था आप सबको मालूम है। राहुल गांधी के काठमांडू के एक पब से निकले वीडियो ने सियासी तूफान मचा रखा है। बात जब पीएम मोदी तक पहुंची तो बीजेपी राहुल गांधी पर और ज्यादा हमलावर हो गई। राहुल गांधी, प्रियंका वाड्रा ये सब पार्ट टाइम पॉलिटिक्स करते हैं और इनके दोहरे मापदंड है। इन्हें जो पीछे से पर्ची दे देता है वो वहां नारे लगा देते हैं, बड़ी बड़ी बातें करते हैं। ये इलेक्शन स्टेट्स के अंदर जहां जहां चुनावी राज्य हैं और जहां इनकी सरकारें हैं वहां ये चू भी नहीं करते। इस पूरे बखेड़े की शुरुआत कांग्रेस के एक ट्वीट से हुई। सोमवार रात कांग्रेस ने प्रधानमंत्री मोदी के 3 देशों के दौरे पर उपहास किया। कांग्रेस ने अपने ऑफिशियल ट्विटर हैंडल से ट्वीट किया कि देश में संकट छाया है मगर साहेब को विदेश भाया है। एक तंज जो अक्सर राजनेताओं की निष्क्रियता और बेफिक्री को लेकर कसा जाता है कि जब रोम जल रहा था तो नीरू बांसुरी बजा रहा था। वही हुआ राजस्थान में। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत का गृह जिला जोधपुर सांप्रदायिक दंगों की आग में जलने के मुहाने पर था और अशोक गहलोत जन्मदिन की बधाई लेने में व्यस्त थे। जोधपुर में पुलिस की गाड़ियां तोड़ी जा रही थी, लोगों पर पत्थर बरसाए जा रहे थे, एक बच्ची तक की जान आफत में थी और मुख्यमंत्री उपहार ले रहे थे। सीएम ने लोगों से शांति की अपील करते हुए 2 ट्वीट तो किए, लेकिन तब तक जोधपुर किस विभीषिका से गुजर चुका था, इस रिपोर्ट के जरिए दिखाते हैं आपको। झंडे और लाउडस्पीकर को लेकर शुरू हुआ हंगामा नमाज के बाद हिंसा में तब्दील हो गया। चारों तरफ हल्ला हंगामा। लाठीचार्ज करती पुलिस की तस्वीरें राजस्थान के जोधपुर की हैं, जिसे एक बार फिर करौली बनाने की कोशिश की। पथराव की खबरों के बाद पुलिस ने मौके पर मोर्चा संभाला तो नौबत लाठीचार्ज तक आ गई। आंसू गैस के गोले भी दागे गए। हिंसा के बाद राजस्थान की गहलोत सरकार हरकत में आई। या कोई राजनीतिक पार्टी नेता हो कि जो राजनीति में कार्यकर्ता है या नेता है, जनप्रतिनिधि है किसी पार्टी का हो, पहला उसका धर्म होता है कि कैसे वो अपनी पार्टी के लोगों को, अपने मिलने वाले लोगों को, सबको संदेश करे कि किसी भी कीमत पर झगड़ा नहीं होना चाहिए, हिंसा नहीं होना चाहिए। और मुझे उम्मीद है कि इस परंपरा का निर्वहन करने के लिए तमाम पार्टी के लोग एकजुट रहेंगे।
ये मैं उनसे अपील करना चाहूँगा। जोधपुर में हंगामा शुरू हुआ तो चारों तरफ कोहराम मच गया। जैसे उपद्रवियों का कोई मजहब नहीं होता, वैसे ही यहाँ भी किसी उपद्रवी का कोई मजहब नहीं था। गाड़ियों के शीशे तोड़ दिए गए। ये देखिए, ये पुलिस की गाड़ी है। इसे भी उपद्रवियों ने नहीं छोड़ा, इसके शीशे तोड़ दिए। बवालियों ने तोड़ फोड़ कर करीब 2 दर्जन से भी ज्यादा गाड़ियों को तहस नहस कर डाला। जोधपुर में उपद्रवियों की कारगुजारियों की दूसरी तस्वीर देखिए। चारों तरफ शीशे के टुकड़े बिखरे हुए हैं। एटीएम में तोड़फोड़ की गई। उपद्रवियों ने पत्थरबाजी कर 2 एटीएम के कांच तोड़ डाले। ये तस्वीरें भी जोधपुर की हैं। झंडे और लाउडस्पीकर को लेकर शुरू हुआ हंगामा विधायक के घर तक पहुंचा। बीजेपी विधायक सूर्यकांत व्यास के घर के बाहर उपद्रवियों ने बाइकों को आग लगा दी। पुलिस ने उपद्रवियों से निपटने के लिए जमकर लाठियां भांजी। पुलिस ने अब तक कई उपद्रवियों को गिरफ्तार भी किया। जोधपुर हिंसा का ये सीसीटीवी फुटेज गौर से देखिए। हाथों में तलवार, चेहरे पर नकाब और अपने साथ के हाथों से दूसरा उपद्रवी तलवार हाथ में लेता है और आगे बढ़ जाता है। ये सीसीटीवी वीडियो जोधपुर के सुरसागर विधायक के घर के बाहर की है। जब उपद्रवियों ने तोड़फोड़ की, विधायक सूर्यकांत व्यास के घर पर हमला किया। सीसीटीवी फुटेज में उपद्रवी मौके पर पत्थरबाजी भी करते नजर आए। हाथों में तलवार और लाठी डंडे नजर आ रहे हैं। जिस वक्त विधायक के घर पर हमला हुआ उस वक्त वहां नहीं थे। हमले के बाद विधायक सूर्यकांत व्यास के घर उनके समर्थक भी जुट गए। जोधपुर में पत्थरबाजी की वारदात के बाद सीएम अशोक गहलोत ने लोगों से शांति की अपील की, तो इस घटना को दुर्भाग्यपूर्ण करार दिया। इस बीच सीएम गहलोत ने जोधपुर हिंसा को लेकर अधिकारियों के साथ बैठक की, तो उधर हिंसा की घटना के बाद सियासत शुरू हो गई। केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत जोधपुर के जालौरी गेट पहुंचे और आरोपियों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की। पहले करौली और अब जोधपुर में हंगामे के बाद बीजेपी हमलावर है। सांसद और केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत धरने पर हैं, तो पूर्व केंद्रीय मंत्री राज्यवर्धन सिंह राठौर पूरे विवाद का ठीकरा मुख्यमंत्री गहलोत के सिर फोड़ रहे हैं। राजस्थान में पिछले 3 साल से तुष्टीकरण की राजनीति का एक गंदा उदाहरण पूरे देश को दिया जा रहा है। बाल मुकुंद बिस्सा जी की मूर्ति जो जालोरी गेट के ऊपर है, उस पर जो झंडा लगा रहता है, उसको हटाने की क्या जरूरत थी और अपने विशेष समुदाय का झंडा लगाने की क्या जरूरत थी वहां पर। उसके बाद पत्थरबाजी करते हैं ये लोग, और ये तभी होता है जब गहलोत साहब तुष्टीकरण की राजनीति करते हैं। और इनकी तुष्टीकरण की राजनीति के कारण राजस्थान आज तालिबान बना हुआ है। ये इनकी औरंगजेबी जो मानसिकता है, उस कारण से ऐसी घटनाएं होती हैं। ये खुली छूट दे रखी है इन्होंने हिंसा की, लूट की। बीजेपी ने हमला किया तो गहलोत के बचाव में कांग्रेस आलाकमान के खास दूत उतरे। जोधपुर की हिंसा को बीजेपी का चुनावी एजेंडा करार दिया गया। राजस्थान में भारतीय जनता पार्टी के लोग एक षड्यंत्र के तहत वहां के अमन, चैन और शांति को भंग कर रहे हैं। राजस्थान में भारतीय जनता पार्टी का एजेंडा हिंदू और मुसलमान को लड़वा कर प्रांत की शांति को भंग करके कांग्रेस की सरकार को षड्यंत्रकारी तरीके से डिस्टेबलाइज करके प्रांत के भाईचारे को भंग करना। कांग्रेस के इस वार पर पलटवार केंद्रीय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने किया। कांग्रेस से पूछा कि सीएम के शहर में जो हुआ उसका जिम्मेदार कौन है। ये उसी श्रृंखला का परिणाम है जो वर्तमान में जो कांग्रेस की सरकार है, अशोक गहलोत जी के नेतृत्व में चल रही है, उसने तुष्टीकरण की नीति को अपना लिया। चाहे आप करौली की घटना देख लें, चाहे अलवर के राजगढ़ की घटना देख लें, चाहे आप कल रात को घटी घटना जो जोधपुर में घटी जालोरी गेट पे, उसको देख लें। उन सब का परिणाम ये निकलता है हमारी दृष्टि में कि सरकार ने तुष्टीकरण की नीति को अपना लिया, इसलिए कानून व्यवस्था बिगड़ती जा रही। अब जोधपुर में अशांति की आग बुझाकर अमन चैन की कोशिश जारी है, लेकिन यहीं से उठी सियासी चिंगारी में आग अभी बाकी है। फिलहाल जोधपुर में इंटरनेट सेवाएं बंद कर दी गई, पूरे शहर में धारा 144 लागू कर दी गई और 10 थाना क्षेत्रों में कर्फ्यू लगा है। अनुज मिश्रा,
और भंवर पुष्पेंद्र के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, टाइम्स नाउ नवभारत। जोधपुर में जो दंगे हुए उसमें दंगाइयों के बीच एक बच्ची भी फंसी। उसे वहीं के स्थानीय व्यक्ति ने दंगाइयों से बचाया। टाइम्स नाउ नवभारत संवाददाता अनुज मिश्रा ने उस बच्ची से और उसके परिवार से मुलाकात की और जिस व्यक्ति ने उस बच्ची को बचाया उसका क्या कहना है ये सुनिए जरा आप। यहाँ पे जो तमाम लोग हैं उनसे हम बात करने की कोशिश करेंगे, हम आगे भी चलेंगे, वहाँ पर भी बात करेंगे, हम उस शख्स से भी बात करेंगे जिसने एक बच्ची को, क्योंकि जैसा इलाके के लोगों का कहना है कि जब उपद्रवी यहाँ पर पहुँचे थे तो उन्होंने हमला जब किया तो एक बच्ची पर भी हमला किया, लेकिन एक ऐसा शख्स था जिसने उस बच्ची को बचाया। ये तमाम वो लोग हैं जो हिंसा के उस वक्त वहाँ मौजूद थे। कितने के आसपास संख्या रही होगी? कम से कम 100-200 लोगों की संख्या थी। हाथ में क्या कुछ था? हाथ में लाठी वगैरह, हॉकी, डंडे सब थे इधर। वो जब इधर से आए थे और आते ही सब दुकानों का पर्दे फाड़ दिए, सब तोड़ फोड़ कर दिए अंदर। क्या हुआ था? किधर से जब वो लोग आए थे? जब दुकान पे बैठे थे तो यहाँ से कुछ मोहम्मदन के लोग आए थे, 50-100 जने, और कुछ हाथों में लाठियां थी, डंडे लाठियां थी। बिल्कुल, इनका साफ तौर पे ये कहना है कि यहाँ से कुछ उपद्रवी जो हैं वो आते हैं, उसके बाद वो इनकी दुकान को निशाना बनाते हैं। उसके बाद इस दुकान को निशाना बनाया गया। अभी भी उसके बाद पड़े हैं सारे सामान बिखरे हुए। अच्छा, तो इस दुकान को उसके बाद निशाना बना। ज्यादा नुकसान हुआ है, वो बुजुर्ग आदमी है और उन्होंने बंद कर दी है। ये सारी इनकी दुकान में से ही सब थैलियां वगैरह सारे ये तोड़ दिए गए। जो उपद्रवी थे बताया जा रहा है कि उनकी उम्र ज्यादा नहीं थी। हाँ, वो ज्यादा उम्र में नहीं थे। अच्छा, हम आपसे समझना चाहेंगे इस दुकान पे, चूंकि आपने बताया कि यहाँ पर एक बुजुर्ग थे, उनकी बच्ची थी, जब उपद्रवी आए तो कैसे क्या किया? मतलब उपद्रवी जब आए थे सबसे पहले इन्होंने दुकान पे हमला किया, उसके बाद में उस दुकान पे गए थे। ये सबसे पहले उस दुकान पे तोड़फोड़ करने के बाद इस दुकान पे आए थे वो, और उस लड़की के पिताजी और वो लड़की यहीं पर थी। ये अपना सामान अंदर रख रहे थे तब वो दंगा कर रहे थे तब, तो उन्होंने यहाँ सीधी यहाँ पर आके उन्होंने हमला कर दिया था। तो वो बच्ची यहाँ खड़ी थी और मैं यहीं खड़ा था, तो मैं उसको बचाने के लिए यहाँ आया था, क्योंकि वो डंडे और सरिया चलाए जा रहे थे। उनको ये भी नहीं मालूम चल रहा है कि वो छोटी बच्ची है सामने। आपको चोट भी आई है? हाँ, मेरे को चोट भी आई है, पीछे की तरफ आई है मेरे को चोट भी आई है। फिर बच्ची को बचा कर, ये दीदी यही खड़ी थी, उस बच्ची को बचा के मैंने अंदर डाल दिया। हम उस जगह पे खड़े हैं जहां पर आज सुबह हिंसा हुई है। दरअसल यहाँ से थोड़ी दूरी पर ही वो जगह है जहाँ पे कल रात में हिंसा हुई थी, लेकिन आज सुबह बताया जा रहा है कि 10-10:30 बजे के आसपास यहाँ पर एक बार फिर से हिंसा होती है। ये पूरा वो इलाका है, दरअसल ये यहाँ पर ये मार्केट है, साथ ही साथ ऊपर रिहायशी इलाका है, और यहाँ पर बताया जा रहा है कि 50 से 60 की संख्या में उपद्रवी आते हैं और जमकर यहाँ पर हिंसा करते हैं। जो दुकानें हैं इसको अपना निशाना बनाते हैं, साथ ही साथ बताया जा रहा है जो गाड़ियां यहाँ पर हैं उसको अपना निशाना बनाते हैं। हमारे साथ इलाके के वो लोग मौजूद हैं जो इस हिंसा के गवाह हैं, और निश्चित तौर पर जिस वक्त ये हिंसा हुई थी इनके जहन में क्या कुछ चल रहा था, साथ ही साथ क्या कुछ इन्होंने देखा, इन्हीं से जानते हैं। क्या कितने बजे के आसपास का ये इंसिडेंट है? 11 बजे के बीच में हुई थी। तोड़ फोड़, लकड़ियां, तलवारें सब थी उनके पास, और पत्थर आए घर पे भी, और एक बच्ची थी, बच मारने लग गए उसको भी। वो लोग कितने लोग थे? करीब 200 लोग थे। 200 की संख्या में लोग थे। 200 की संख्या, कोई संभालने से नहीं संभल रहे थे वो लोग, किसी के से इधर उधर सब तोड़ा फोड़ा करने लग गए वो लोग, बहुत ज्यादा। ये किधर बच्चा है? हम तो खुद ऐसे ही रह गए देशक में कि ये क्या हो रहा है, बच्ची को भी मार देंगे ऐसे हो रहे थे। एकदम से मतलब आक्रमण कैसे करते, वो एकदम से सरप्राइज जैसे सरप्राइज रह गए। अच्छा, बताइए जरा, जो सीसीटीवी लगे थे उसको भी उन्होंने निशाना बनाया? हाँ, उनको भी लगाया था, करा था, पर हम तो क्या घबरा गए थे, तो फिर हम ध्यान नहीं पाए। वो उन्होंने सब किया था वार, हम अपने जब बचा रहे थे भाई हमें नहीं लग जाए कहीं चोट, वो देखेंगे सीसी का भी तो कर दिया। वो सरप्राइज रह गए सब लोग, हम लोग पता ही नहीं चला किसी को भी। क्या कुछ हाथ में था उनके लकड़ी थी, पत्थर थे उनके हाथ में, पाइप के, वो लोह के पाइप होते ना, वो पाइप थे उनके हाथ में, और आते ही बच चालू हो गए। तलवारें और भी हो गए, लोह के पाइप, कोई इतने रॉड थे, तलवारें थी, चाकू थे।
तो निश्चित तौर पर अनंत आप देख सकते हैं किस तरीके से ये वो तमाम लोग हैं जो उस हिंसा के गवाह हैं, और यहाँ पे जो गाड़ियां हैं उनमें से कुछ गाड़ियों को भी निशाना बनाया गया। कुछ लोग और मौजूद हैं जो कि निश्चित तौर पर उस वक्त मौजूद यहाँ पर थे, और जैसा इनका कहना है कि काफ़ी डरे हुए भी थे, क्योंकि निश्चित तौर पर इतनी संख्या में, जिस संख्या, आपसे ये जानना चाहेंगे, अभी थोड़ी देर पहले हमारी आपसे बात हुई तो आपका ये कहना था कि ये जो लोग आए हुए थे, जो उपद्रवी थे, उनको कोई बता रहा था, उनको कोई निर्देश दे रहा था उनको। किस तरीके के निर्देश दे रहा था, कैसे आपने समझा? हमें तो एंड में पता चला कि जब वहाँ गांधी जी की मूर्ति तक वहाँ पहुंचे तब उन्होंने बोला कि आप जल्दी से वापस आ जाइए। शायद उनको पता चल गया कि पुलिस को कॉल कर दिया गया है, तो आप जल्दी से वहाँ से निकल जाइए। और फिर यहाँ से 2-3 गाड़ियों को और मारते मारते फिर वो निकल गए। उस समय पुलिस मौजूद यहाँ पे नहीं थी? कोई पुलिस मौजूद नहीं थी यहाँ पे। उसके बाद में भी 10 मिनट बाद हमने एकदम से बोला किसी को फोन कॉल करो पुलिस को। जितने में तो देखा गाड़ियाँ आना शुरू हो गई थी। अब दिखाते हैं आपको जहां कर्नाटक से निकला हिजाब वायरस उत्तर प्रदेश की सड़कों पर शोर मचाता हुआ दिखाई पड़ रहा है। घटना है गाजियाबाद से सटे मोदीनगर की, जहां कुछ छात्राओं का आरोप है कि जब वो स्कूल पहुंची तो उनको किताब नहीं दी गई, जबकि प्रधानाध्यापक का कहना है कि वो चूंकि यूनिफॉर्म में नहीं थी इसलिए उनकी एंट्री नहीं कराई गई। कुछ लड़कियां प्रिंसिपल मैम हाय हाय के नारे लगा रही हैं। सड़क के बीचों बीच ये लड़कियां नारे लगाते हुए ट्रैफिक रोकने की कोशिश भी कर रही हैं। इन प्रदर्शनकारी लड़कियों ने हिजाब पहन रखा है। तस्वीरें उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद की हैं। हिजाब विवाद की यूपी में एंट्री। गाजियाबाद के गिन्नी देवी डिग्री कॉलेज की कुछ छात्राओं ने सोमवार को कॉलेज के बाहर प्रदर्शन किया। छात्राओं की नाराजगी कॉलेज के प्रिंसिपल को लेकर थी। दरअसल सोमवार को कॉलेज में छात्राओं को सरकारी टैबलेट बांटे जा रहे थे। कॉलेज में कुछ मुस्लिम छात्राएं हिजाब पहनकर टैबलेट लेने पहुंच गईं। उन छात्राओं का आरोप है कि हिजाब पहने होने के कारण स्कूल की प्रिंसिपल ने उन्हें टैबलेट नहीं दिया और अपने कमरे से बाहर निकाल दिया, जिसके बाद छात्राओं ने सड़क पर प्रिंसिपल के खिलाफ नारेबाजी शुरू कर दी। आज वो सब लड़कियां थी कि टैबलेट मिल रहे हैं टैबलेट, तो फिर हम कह रहे कहाँ मिल रहे हैं, कह रहे मैम से बात करने चलते हैं। तो हमने कहा चलो चलते हैं। तो देखा तो मैम, हमने अंदर कहा कि मैम से बात करनी है। कहने लगी कि हम जैसे हिजाब को देख लिया एकदम, कहने लगी कि तुमने हिजाब पहन रखा, मैं तुमसे बात नहीं करूंगी। फिर हमने कहा कि एक काम करो, तुम बाहर आ जाओ, हम अंदर नहीं जा रहे तो तुम बाहर आ जाओ, तुम हमारे जो भी प्रॉब्लम है हमारी सुन लो। कहने लगी नहीं, हिजाब उतार के जब ही अंदर आओ। और इसी बीच एक बड़ी खबर यह कि भोपाल में टाइम्स नाउ नवभारत संवाददाता गोविंद गुर्जर के साथ मारपीट की गई है। वहां के बंसल अस्पताल के गार्ड्स ने गोविंद के साथ न सिर्फ धक्का मुक्की की, बल्कि गोविंद गुर्जर को बुरी तरह से पीटा। पिटाई में गोविंद गुर्जर के शरीर में कई जगहों पर चोटें आईं। गोविंद के परिवार का एक्सीडेंट हुआ, जिसमें गोविंद गुर्जर के परिवार के 9 लोग घायल हुए। घायलों के इलाज के लिए बंसल अस्पताल में एडमिट कराया गया। और गोविंद गुर्जर जब बंसल अस्पताल में अपने परिवार के घायल सदस्यों को देखने के लिए पहुंचे तो बंसल अस्पताल के गार्ड्स ने पहले बदसलूकी की और फिर गोविंद गुर्जर के साथ मारपीट की। आप देखिए जरा वहां क्या हुआ। देखो प्लीज मैं आपके हाथ जोड़ रहा हूँ, प्लीज मुझे जाने दो। देखो मुझे तुम लोगों ने बहुत मार लिया, मेरे बच्चे मर रहे हैं, 9 बच्चे मर रहे हैं एक्सीडेंट में, और तुम लोग मुझे कुत्तों की तरह मार रहे हो और ऐसा कर रहे हो। प्लीज मैं आपके हाथ जोड़ रहा हूँ, प्लीज। ये तस्वीरें आप देख रहे हैं गोविंद गुर्जर, टाइम्स नाउ नवभारत के सहयोगी जो बंसल अस्पताल पहुंचे थे। उनके परिवार के सदस्यों का एक्सीडेंट हुआ। 9 लोग घायल अवस्था में अस्पताल में भर्ती थे, जिनसे मुलाकात करने के लिए गोविंद वहां पहुंचे थे। और वहां पर अस्पताल के गार्ड्स ने, उनके स्टाफ ने गोविंद के साथ मारपीट की, बावजूद इसके कि गोविंद लगातार उनके सामने कहते रहे कि आप मेरे साथ एक गलत सलूक कर रहे हैं, मुझे कम से कम यहां जाने दीजिए, मैं अपने परिवार के घायल सदस्यों से मुलाकात करने के लिए आया हूं।
और इसी मामले का संज्ञान लेते हुए मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने गोविंद गुर्जर से 2 दफा अभी तक फोन पर बात की और ये बात तय की जा रही है कि जो भी जिम्मेदार लोग हैं जो दिखाई पड़ रहे हैं इस वीडियो में, उनके ऊपर त्वरित और सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। सीएम शिवराज ने गोविंद गुर्जर से 2 बार फोन पर बात भी की है और हम भी कोशिश कर रहे हैं कि गोविंद गुर्जर के साथ जल्द से जल्द न्याय होना चाहिए। एक व्यक्ति अगर अस्पताल में अपने परिवार के, जो कि घायल अवस्था में परिवार के सदस्य अस्पताल में मौजूद है, उनसे मुलाकात करने के लिए पहुंचते हैं तो अस्पताल के स्टाफ का एक कौन सा रवैया है, ये किस परिभाषा के अंतर्गत आता है, अस्पताल प्रशासन को आगे आकर के इस बारे में तस्दीक करनी होगी। देखो प्लीज मैं आपके हाथ जोड़ रहा हूँ, प्लीज मुझे जाने दो। देखो मेरे तुम लोगों ने बहुत मार लिया, मेरे बच्चे मर रहे हैं, 9 बच्चे मर रहे हैं एक्सीडेंट में और तुम लोग मुझे कुत्तों की तरह मार रहे हो और ऐसा कर रहे हो। प्लीज मैं आपके हाथ जोड़ रहा हूँ, प्लीज देखो प्लीज मैं आपके हाथ जोड़ रहा हूँ, प्लीज मुझे जाने दो। देखो मेरे तुम लोगों ने बहुत मार लिया। गोविंद की आवाज आप सुन रहे हैं, गोविंद गार्ड से वहां मौजूद लोगों से क्या बात कर रहे हैं ये आप सुन रहे हैं। अब सवाल ये कि टाइम्स ऑफ भारत के रिपोर्टर के साथ ही मारपीट की गई, उसके पीछे की सिर्फ एक वजह, चूंकि वो वहां पर जो उनके अस्पताल के अंदर बंसल अस्पताल में गोविंद गुर्जर के 9 परिजन भर्ती थे जिनको एक्सीडेंट के बाद घायल अवस्था में अस्पताल में एडमिट कराया गया था और उन्हीं से मिलने के लिए गोविंद गुर्जर वहां पहुंचे थे। मेरे सहयोगी पंकज इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं और पंकज उसी जगह पर मौजूद थे जहां गोविंद के साथ ये वाकया हुआ। पंकज बताइए जरा कि क्या हुआ वहां पर। गोविंद जी का पूरा परिवार हॉस्पिटल के अंदर एडमिट है और उन्हीं को देखने के लिए गोविंद जी अंदर जा रहे थे तो गार्ड के द्वारा बदतमीजी की गई, गार्ड के द्वारा उनको रोका गया। उन्होंने हाथ जोड़ करके रिक्वेस्ट की कि भाई मेरा परिवार ही अंदर है, मैं कोई बाहर का आदमी नहीं हूँ। इसके बाद भी गार्ड द्वारा बदतमीजी की गई, उनके साथ हाथापाई की गई, उन्हें मारा गया और इसके बाद फिर उनको लेके अंदर गए कि चलो हम पट्टी कर देते हैं। उसके बाद अंदर स्टाफ के द्वारा भी उनको मारा गया। कुल मिलाकर के हॉस्पिटल ने बहुत गैर जिम्मेदाराना हरकत की है और हॉस्पिटल से आदमी स्वस्थ होने की उम्मीद करता है, लेकिन उन्होंने जिस तरह से व्यवहार किया है बहुत ही बेकार है। पंकज, गोविंद का रिएक्शन तो हम वहां देख रहे हैं, लेकिन अचानक गार्ड से मारपीट की नौबत कैसे आ गई वहां? क्योंकि हॉस्पिटल में इन परिवार के बहुत सारे 7-8 लोग एडमिट हैं तो उनके लिए बार बार उनको आना जाना पड़ रहा था। कहीं कोई आ रहा था, कहीं कुछ लाने के लिए उनको बार बार बाहर अंदर हॉस्पिटल के अंदर और हॉस्पिटल के बाहर जाना पड़ रहा था। उसको लेकर के गार्ड उनको, जबकि सुबह से ही गार्ड को पता था कि भाई इनके परिवार के लोग एडमिट हैं, लेकिन फिर भी गार्ड द्वारा जानबूझ करके उनके साथ बदतमीजी की गई कि उनको रोका गया। उन्होंने बोला कि भाई मेरे बच्चे एडमिट हैं, मैं कोई बाहर का आदमी नहीं हूँ, मैं कोई मिलने नहीं आया हूँ, लेकिन इसके बाद भी उनको रोका गया। अच्छा, हॉस्पिटल की ये डेली का पंकज, मैं वापस आपके पास लौट रहा हूं। इस वक्त भोपाल आईजी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सर, मेरा सीधा सवाल ये कि क्या अस्पताल में परिजनों को देखने जाना भोपाल के अंदर गुनाह होता है? देखिए, गुनाह नहीं होता है। अस्पताल के जो भी नियम बने हैं उसके अनुसार विजिट कर सकते हैं जी। बाकी इस प्रकरण में अभी ये लोग थाने पर ही मौजूद है, बाकी वैधानिक कार्रवाई अभी की जा रही है। लेकिन क्या अस्पताल से इस बाबत से जवाब मांगा गया? फिलहाल अभी FIR कराई जा रही है। बाकी जो इसमें जो अनियमितताओं के संबंध में CMHO वगैरह कार्रवाई करेंगे। सर, कितने वक्त के अंदर हम ये समझें कि आप एक संदेश देंगे पब्लिक डोमेन में भी कि अगर कोई भी ऐसे मनमानी या मारपीट करने की कोशिश करेगा तो प्रशासन छोड़ेगा नहीं? ये हम जल्दी ही इस पर कार्रवाई कर लेंगे। शुक्रिया आपका। तो मकरंद देवस्कर जो कि IG भोपाल है, वो इस बात को लेकर के आश्वस्त कर रहे हैं कि इस मामले में जल्द से जल्द FIR दर्ज की जा रही है और जल्दी ही अस्पताल प्रशासन को भी जवाबदेह ठहराया जाएगा और तमाम लोगों के ऊपर कार्रवाई भी की जाएगी। हमारे सहयोगी गोविंद गुर्जर के साथ ये जो घटना हुई है, आप सोचिए कि अस्पताल में जिस व्यक्ति के परिवार के 9 लोग भर्ती हों
घायल अवस्था में जिन्होंने एक्सीडेंट के बाद जिनको घायल अवस्था में अस्पताल के अंदर भर्ती कराया गया हो, उस व्यक्ति को अस्पताल के अंदर घुसने तक ना दिया जाए, वो व्यक्ति अंदर वहां पर प्रार्थना करे कि मुझे जाने दीजिए, 9 लोग भर्ती हैं परिवार के, तो उसके साथ मारपीट की जाए, कपड़े फाड़ने की नौबत दी जाए, उसको फिर आश्वासन दिया जाए कि आप अस्पताल के अंदर चलिए, मरहम पट्टी की जाएगी आपकी, मरहम पट्टी के नाम पर अंदर ले जाकर के फिर मारपीट की जाती है। तो प्रशासन अस्पताल के अंदर का क्या रवैया रखता है ये आपके सामने है। ये भोपाल का बंसल अस्पताल जहां पर यह वारदात हुई है, 2 दफा मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान गोविंद गुर्जर से बात कर चुके हैं। आईजी भोपाल इस बात को लेकर के आश्वस्त कर रहे हैं कि जल्दी ही कार्रवाई की जाएगी। और आगे बढ़ते हैं और बताते हैं कि यूरोप में क्यों मोदी मोदी हो रहा है और क्यों पाकिस्तान में भी मोदी के गुण गाए जा रहे हैं। जर्मनी में मोदी मोदी, डेनमार्क में मोदी मोदी, फ्रांस में भी होगा मोदी मोदी। पूरे यूरोप में मोदी मोदी। भारत माता की। लेकिन पाकिस्तान में भी मोदी मोदी की गूंज क्यों? पाकिस्तान में पीएम मोदी का गुणगान क्यों? पाकिस्तान में मोदी का एक वीडियो वायरल क्यों? मैंने गुजरात छोड़ा था तो ये जो मुझे मिलती थी चीजें, मैं उसका लगातार ऑक्शन करता था पब्लिक में, और ऑक्शन करके उससे जो पैसा आता था वो मैं गर्ल चाइल्ड एजुकेशन के लिए सरकार में डोनेट कर देता। मोदी के वीडियो से इमरान खान को नसीहत क्यों? जर्मनी, फ्रांस से लेकर पाकिस्तान तक सबकी समस्या का समाधान मोदी। मोदी है तो मुमकिन है। पीएम मोदी है तो सॉल्यूशन मुमकिन है। साथियों, जब भी मानवता के सामने कोई संकट आता है तो भारत सॉल्यूशन के साथ सामने आता है। और धाकड़ एक्सक्लूसिव में बात पीएम मोदी के यूरोप दौरे की। पीएम मोदी आज जर्मनी से डेनमार्क पहुंच चुके हैं। वहां भी मोदी मोदी के नारे स्वागत में सुनाई दिए।
मोदी का यूरोप दौरा पूरे विश्व के लिए कितना अहम है, इसकी चर्चा बाद में, लेकिन सवाल ये कि पाकिस्तान में इसी बीच मोदी क्यों होने लगा। पाकिस्तान में पीएम मोदी का इसी दौरान गुणगान क्यों होने लगा। पूरे देश का सीना गर्व से चौड़ा करने वाली ये रिपोर्ट देखिए। यूरोप दौरे के दूसरे दिन प्रधानमंत्री मोदी जर्मनी से सीधे डेनमार्क पहुंचे। डेनमार्क की राजधानी कोपेनहेगन पहुंचने के बाद प्रधानमंत्री मोदी का एयरपोर्ट पर ग्रैंड वेलकम हुआ। ढोल नगाड़ों से प्रधानमंत्री का जोरदार स्वागत हुआ। डेनमार्क की पीएम ने मोदी का वेलकम करने के बाद उनसे अलग से काफी देर तक दुनिया के हालातों पर चर्चा की। वहीं बर्लिन से निकलने से पहले पीएम मोदी ने भारतीय समुदाय से मुलाकात की। उन्होंने लोगों को ऑटोग्राफ दिए, हाथ जोड़कर आभार व्यक्त किया। जाते जाते लोगों ने उन्हें वी लव यू सर कहा। मोदी डेनमार्क के बाद फ्रांस जाएंगे। उम्मीद है कि यूरोप के इस देश से भी दुनिया को मोदी मोदी की गूंज सुनाई देगी। लेकिन यहाँ पर सवाल कुछ और है। सवाल ये है कि इसी बीच पाकिस्तान में मोदी मोदी क्यों होने लगा। पाकिस्तान में अचानक पीएम मोदी का गुणगान क्यों होने लगा। इसका जवाब दिलचस्प है और इस जवाब के बहाने पाकिस्तान में पूर्व पीएम इमरान खान यहाँ के लोगों के निशाने पर भी आ चुके हैं। सबसे पहले आप ये ट्वीट देखिए। पाकिस्तान की जानी मानी पत्रकार नायला इनायत ने ये ट्वीट किया और लिखा कि इमरान खान की तरह मोदी क्यों नहीं मेरा तोहफा मेरी मर्जी कह रहे हैं। भारतीय पीएम बता रहे हैं कि कैसे उन्होंने सरकारी तोहफों की नीलामी करके उससे मिलने वाले पैसों को बच्चों की शिक्षा के लिए दे दिया। पाकिस्तान की पत्रकार नायला इनायत ने इसके साथ ही पीएम मोदी का साल 2018 का एक वीडियो शेयर किया। इस वीडियो में पीएम मोदी कहते सुनाई दे रहे हैं कि वो जब गुजरात के मुख्यमंत्री थे तो कई सार्वजनिक समारोहों में उन्हें कीमती तोहफे मिला करते थे। वो ये सारी चीजें सरकार की ट्रेजरी में डाल देते थे। बाद में उसकी नीलामी करवाने लगे और उससे मिलने वाला पैसा लड़कियों की शिक्षा के लिए दान करने लगे। मैंने गुजरात छोड़ा था तो ये जो मुझे मिलती थी चीजें, मैं उसका लगातार ऑक्शन करता था पब्लिक में, और ऑक्शन करके उससे जो पैसा आता था वो मैं गर्ल चाइल्ड एजुकेशन के लिए सरकार में डोनेट कर देता। असल में प्रधानमंत्री मोदी का ये वीडियो वर्ष 2018 का लंदन का है, जब वो वेस्टमिंस्टर सेंट्रल हॉल में एक कार्यक्रम में गीतकार प्रसून जोशी के साथ सवाल जवाब के सत्र में बोल रहे थे। लेकिन प्रधानमंत्री मोदी का ये वीडियो अब पाकिस्तान में जमकर वायरल किया जा रहा है और नायला इनायत ही नहीं बल्कि कई पत्रकार और सामाजिक कार्यकर्ता इसी बहाने इमरान खान पर तंज कस रहे हैं। पाकिस्तान के एक और पत्रकार नसरुल्लाह मलिक का ये ट्वीट देखिए, जिसमें उन्होंने पीएम मोदी के इसी वीडियो को शेयर करके इमरान खान को नसीहत दी। इमरान खान, मोदी ट्रेजरी से 1 रुपया नहीं लेती। मोदी का ये वीडियो आपका सिर शर्म से झुका देगा। पाकिस्तान के सिंध प्रांत से आने वाली एक पत्रकार ने ट्विटर पर मोदी का ये वीडियो शेयर करते हुए इमरान को आईना दिखाया। इसी तरह से पेशावर हाईकोर्ट में वकील और मानवाधिकार कार्यकर्ता तारिक अफगान ने भी मोदी का ये वीडियो ट्विटर पर शेयर करके इमरान खान को कोसा। इसी तरह से पाकिस्तान के कॉलमिस्ट कमर चीमा ने मोदी का यही वीडियो ट्विटर पर शेयर करते हुए इमरान खान की खिंचाई की। लिखा कि मोदी ने सब कुछ ट्रेजरी घर में छोड़ दिया और महान इमरान खान सब कुछ अपने साथ ले गए। असल में यही है पाकिस्तान में मोदी मोदी होने के पीछे की असल कहानी। इमरान खान पर यह आरोप लगातार लग रहे हैं कि कुर्सी छीनने के पहले से ही इमरान खान देश विदेश से मिले तोहफे चुपके चुपके अपने लोगों को बांटने और बेचने में लगे थे। इमरान खान पर 15 करोड़ की सरकारी कार चुरा लेने का आरोप लगा। इमरान खान पर आरोप है कि उन्होंने पीएम रहते गिफ्ट में मिले करोड़ों के नेकलेस बेच दिए। इमरान की पत्नी बुशरा बीबी और उनकी दोस्त फराह पर अरबों रुपयों के भ्रष्टाचार के आरोप विरोधी लगा रहे हैं, जिसकी जांच नेशनल अकाउंटेबिलिटी ब्यूरो ने शुरू कर दी है। और इन सब आरोपों पर शर्मिंदगी महसूस करने की बजाय इमरान ने हाल ही में कहा था कि मेरा तोहफा मेरी मर्जी, उसे बेचूं या दूसरों को दे दूं, किसी को क्यों तकलीफ।
इमरान के इसी बयान पर पाकिस्तान में उनकी जमकर आलोचना हो रही है। पीएम मोदी का एक वीडियो शेयर करके उन्हें मोदी से सीख लेने की नसीहत दी जा रही है। इसे आप ऐसे भी देख सकते हैं कि इसी बहाने पाकिस्तान में मोदी मोदी हो रहा है और पाकिस्तान का प्रबुद्ध वर्ग मोदी से सीख लेने की नसीहत देते हुए अपने ही पूर्व पीएम इमरान खान पर व्यंग कस रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, टाइम्स नाउ, नव भारत। पीएम मोदी ने कल जर्मनी में कहा था कि दुनिया पर जब भी कोई संकट आता है तो भारत सॉल्यूशन के साथ सामने आता है। पीएम मोदी यूरोप के दौरे पर हैं और ऐसे में रूस यूक्रेन संकट को लेकर के यूरोप की उम्मीद भारत से बढ़ गई कि हिंदुस्तान इस संकट में भी किसी सॉल्यूशन के साथ सामने आएगा। जर्मनी से डेनमार्क पहुंचे पीएम मोदी का स्वागत यहां भी उसी तरह से हुआ जैसे एक दिन पहले दिल्ली से बर्लिन पहुंचने पर हुआ था। डेनमार्क में रहने वाले भारतीयों में अपने प्रधानमंत्री को देखकर वही उमंग, वही उत्साह नजर आया जैसा बर्लिन में देखने को मिला। डेनमार्क पहुंचकर पीएम मोदी यहां के पीएम से मिले। इसके बाद विश्व शांति वाला संवाद किया। पीएम मोदी ने कोपेनहेगन में भी रूस यूक्रेन युद्ध का जिक्र किया। साथ ही भारत यूरोपियन यूनियन के दशकों पुराने रिश्तों को और मजबूत करने पर जोर दिया। हमने भारत ईयू रिश्तों, इंडो पैसिफिक और यूक्रेन सहित कई क्षेत्रीय तथा वैश्विक मुद्दों पर भी बातचीत की। हम आशा करते हैं कि इंडिया ईयू फ्री ट्रेड एग्रीमेंट, उस पर नेगोशिएशंस यथाशीघ्र संपन्न होंगे। हमने एक फ्री, ओपन, इंक्लूसिव और रूल बेस्ड इंडो पैसिफिक क्षेत्र को सुनिश्चित करने पर जोर दिया। पीएम मोदी ने एक दिन पहले जर्मनी के बर्लिन में भारतीय समुदाय के लोगों को संबोधित किया था। तब उन्होंने भारत की कई उपलब्धियों को गिनाते हुए ये कहा कि जब दुनिया पर संकट आता है तब भारत सॉल्यूशन के साथ सामने आता है। साथियों, जब भी मानवता के सामने कोई संकट आता है तो भारत सॉल्यूशन के साथ सामने आता है। जो संकट लेके आते हैं, संकट उनको मुबारक, सॉल्यूशन लेकर के हम आते हैं, दुनिया का चाय चयकार हो जाता है। यही दोस्तों, यही नया भारत है, यही नए भारत की ताकत है। इस वक्त विश्व में सबसे ज्यादा संकट रूस यूक्रेन युद्ध को लेकर गहराया है। यूरोप के देश खोलकर यूक्रेन के साथ खड़े हैं। यूक्रेन पर रूसी हमले को लेकर पश्चिमी देश लगातार रूस की आलोचना कर रहे हैं, यूक्रेन को हथियार भेज रहे हैं और भारत से उम्मीद कर रहे हैं कि वो कोई सॉल्यूशन के साथ सामने आए। और इसीलिए यूरोपीय देश भारत पर दबाव भी बना रहे हैं। लेकिन भारत क्या चाहता है, ये मोदी ने बर्लिन से दुनिया को बता दिया। यूक्रेन के संकट के आरंभ से ही हमने तुरंत युद्ध विराम का आह्वान किया और इस बात पर जोर दिया था कि विवाद को सुलझाने के लिए बातचीत ही एकमात्र उपाय है। हमारा मानना है कि इस युद्ध में कोई विजयी पार्टी नहीं होगी, सभी को नुकसान होगा। इसलिए हम शांति के पक्ष में हैं। बर्लिन के बाद डेनमार्क पहुंचे पीएम मोदी दूसरे इंडो नॉर्डिक शिखर सम्मेलन में भाग लेंगे। इस शिखर सम्मेलन में डेनमार्क के अलावा फिनलैंड, आयरलैंड, नॉर्वे और स्वीडन शामिल होंगे। रूस यूक्रेन युद्ध को देखते हुए ये बैठक कितनी अहम होगी, इस बात का अंदाजा इस बात से लगाई कि बहुत जल्द हो सकता है कि इसी सम्मेलन से जुड़े स्वीडन और फिनलैंड जैसे देश नेटो की सदस्यता के लिए अर्जी दाखिल कर दें, जिसके बाद माहौल और तनावपूर्ण हो सकता है, रूस और ज्यादा नाराज हो सकता है। इसलिए यूरोप ये मानकर चल रहा है कि ऐसे में भारत की भूमिका और ज्यादा बढ़ सकती है। शांतिपूर्ण तरीके से कोई हल निकल सकता है तो भारत में जोड़ने के लिए पूरे तरीके से तैयार होगा। लेकिन अगर ये चाहते हैं कि किसी तरीके से भारत डायरेक्टली जुड़ जाए युद्ध के मसले पे, तो मैं समझता हूँ कि वो भारत के लिए संभव नहीं होगा। इस समय एशिया के सभी देशों में, एशिया के ही अपनी स्थितियां ऐसी बनी हुई हैं, आतंकवाद का मसला हो या जिस प्रकार से और देशों में मुश्किलें आ रही हैं, एनर्जी के बारे में आ रही है और मुश्किलें कोविड की वजह से आ रही हैं,
फिर अफगानिस्तान में जिस तरह से हालात बने हैं अभी हाल में, तो उन सबको ध्यान में रखते हुए एशिया के देश अपनी सुरक्षा को पहले सबसे ज्यादा मजबूत बनाना चाहते हैं। यूरोप की नजरें हिंदुस्तान पर इसलिए भी टिकी हैं क्योंकि भारत रूस का दशकों पुराना दोस्त है। पूरा यूरोप चाहता है कि भारत रूस से आर्थिक संबंधों में कटौती करे, लेकिन भारत पहले ही कह चुका है कि वो शांति का पक्षधर है। इसके बाद भी भारत को अपने पाले में लाने के लिए यूरोप के देशों की तरफ से बड़ी कोशिशें की जा रही हैं। जर्मनी रूस के खिलाफ अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर एक बड़ा गठबंधन करने की लगातार कोशिश कर रहा है। इस बार जर्मनी G7 समिट की अध्यक्षता करने वाला है कि वो 26 से 28 जून को होने वाली G7 बैठक के लिए भारत को बतौर गेस्ट आमंत्रित कर सकता है। पीएम मोदी डेनमार्क के बाद फ्रांस जाएंगे, जहां वो अपने दोस्त और लगातार दूसरी बार राष्ट्रपति चुने गए इमैनुअल मैक्रों से मुलाकात करेंगे। जर्मनी की तरह फ्रांस भी रूस यूक्रेन युद्ध में यूक्रेन की तरफ खड़ा है, यूक्रेन को हथियार भेज रहा है। ऐसे में वहां पर रूस यूक्रेन युद्ध को लेकर दोनों राष्ट्र नेताओं की क्या बात होगी, इस पर भी दुनिया की निगाहें जरूर टिकी रहेंगी। दानिश खान, कोपेनहेगन, डेनमार्क, टाइम्स नाउ नव भारत।